जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाल विकास अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो रीट 2025 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश ऑप्शन दिए गए हैं। आकर्षक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या फिर नाम मात्र की भूमिका है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की इंपॉर्टेंट भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ठीक है, देखिए आप समझिए जरा इसको कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना सिर्फ एग्जाम के लिए, तो ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। अच्छा, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों में सिर्फ व्यावसायिक कुशलता की बात की जाए, है ना, तो इसका विकास करना ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सामाजिक जागरूकता की बात की गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात की गई है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अब आप समझिए जरा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो व्यवहारिक जीवन में हमारा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों ही कहीं ना कहीं आ जाएंगे, है ना। व्यवहारिक जीवन का अर्थ होता है सारी की सारी चीज़ें, मतलब सभी एक परिपेक्ष में कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य जो है ना, वो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना है, जिसमें कि जितनी भी हमारे अलग अलग जो कह सकते हैं अलग अलग एस्पेक्ट में जो डिवाइड कर रखा है, सभी में वो क्या हो, पारंगत हो और चीज़ों का फेस कर पाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षक से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन दिए गए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर या फिर रटने को प्रोत्साहित करके। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। यानी कह सकते हैं कि शिक्षक से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन हो सकता है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जी का जो स्पीयर ने बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसमें जी का अर्थ क्या है। ठीक है, वैश्विक बुद्धि, आनुवांशिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या उत्पादक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है सामान्य बुद्धि। G4 वहाँ पे बात की गई है जनरल, है ना, कौन सी, जनरल यानी सामान्य बुद्धि की। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए बुद्धि की स्पीयरमैन ने जो कॉन्सेप्ट दिया बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में, वहाँ पर G4 जनरल यानी सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरी की पहचान करना, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, या फिर लास्ट है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अंतर्व्यक्ति का अर्थ ही होता है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरी की पहचान करना। ठीक है, हाँ, क्योंकि अंतर्व्यक्ति के ठीक है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरी की पहचान करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, बात की गई यहाँ पर कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध करना चाहिए, या फिर नेक्स्ट है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो भाई ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें स्पेशल इफेक्ट नहीं देना है। ठीक है,
या फिर ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप समझिए, चाहे वो एकल अभिभावक वाला हो या किसी भी कंडीशन में हो, बच्चों को क्या करते हैं, जब सामान्य व्यवहार करते हैं ना बच्चों के साथ, तभी वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। जब भी उनके साथ स्पेशल बिहेवियर करने लगते हैं तो उसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा एकल अभिभावक वाला भी है तब भी शिक्षक को जो है ना इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, ऑप्शन दिए गए हैं कि कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रही है, यानी अगर उसने शामिल कर लिया है तो वो बाधा उत्पन्न कर रही है, भाई ये तो प्रॉपर गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, बिल्कुल सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं कि सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, ये भी गलत है ना। नेक्स्ट दिया है राष्ट्रवादी शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, भाई ये भी प्रॉपर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बात की जा रही है यहाँ पे किसकी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करने की। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि जब एक शिक्षिका जो है ना दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने की बात करती है तो उसका अर्थ, उसका कॉन्सेप्ट समावेशी शिक्षा की ओर जाता है, यानी वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, ऑप्शन दिए गए समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, पूरा का पूरा मूल्यांकन को क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है, या फिर निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या फिर लास्ट है आकलन को सीमित कर देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द जुड़ा हुआ है, केवल। तो केवल शब्द का जो अर्थ हमेशा संकुचित ही आएगा। कैसा आएगा, केवल शब्द जो है ना संकुचित यानी थोड़ा सा अर्थ देता है, कह सकते हैं व्यापक अर्थ में तो नहीं आता केवल का अर्थ। तो कह सकते हैं कि केवल कागज पेंसिल द्वारा जांच जो की जाएगी, जो उसके द्वारा जो आकलन किया जा रहा है क्या है, आकलन को सीमित कर देगा। वो क्या कर देगा, आकलन को सीमित। अगर यहाँ पे केवल शब्द नहीं होता तब इसका अर्थ जो है ना वही व्यापक क्षेत्र में चला जाता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आकलन को सीमित कर देगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9 है कि डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। डैश में अब वो क्या है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन में मापन की जो भूमिका है सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है, खुद को भूखा रखने की, और तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, क्या कहा जाता है समझिए जरा आप, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलीरियम, ट्रेमेंस, स्वलीनता, या फिर डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भूखे रहने की प्रवृत्ति को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या कहा जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक यानी जिसको मात्रा में क्या किया जाए, काउंट किया जा सके। ठीक है, और तो उसको विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर है वृद्धि। देखिए आप जरा क्यों, विकास को मात्रात्मक यानी कि हम कोई भी यूनिट में मेजर नहीं कर सकते कि विकास 5 किलोग्राम हुआ है क्या, कि भाई इतना सेंटीमीटर हुआ है क्या। संतुलन को भी नहीं कर सकते, परिपक्वता को नहीं, लेकिन वृद्धि को कर सकते हैं कि वृद्धि में जैसे हाइट आ जाती है, वेट आ जाता है कि हाइट कितनी बड़ी है, वेट कितना बड़ा है, तो उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मात्रात्मक की बात जो की गई कि व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में एक बच्चे
कि उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। क्या? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बिल्कुल सही है। उचित वातावरण प्रदान करना, ये भी बात सही है। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, ये भी बात सही है। और ऊपर लिखित सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात की जा रही है किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। तो शिक्षक को या माता पिता को ये तीनों ही कार्य करने चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 में लिखा गया कि ऊपर लिखित सभी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या फिर युग्मज? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, कि जीन क्या है? आनुवंशिकता की एक यूनिट है, एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कीमा का मतलब है, स्कीमा का मतलब क्या होता है? देखिए आपने देखा होगा, इसमें स्कीमा का मतलब ही होता है कि जहाँ पर अपने ज्ञान की मेमोरी में कहीं ना कहीं जो चीज़ें और ऐड कर लेते हैं, एक तरह से एक नॉलेज को ऐड कर लेते हैं, तो वही है। तो ऑप्शन दिए गए, खंडन क्रिया विधि बिल्कुल गलत है, अधिगम विधि ये भी गलत है, और शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि ये भी गलत है। बल्कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है कि लंबी समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित कर होना। ठीक है, यानी कि अपने हमारे जो ज्ञान की एक कह सकते हैं मेमोरी जो हमारी है ना, ठीक है कि नहीं है, उस मेमोरी में कह सकते हैं कि कुछ ज्ञान को और ऐड कर लेना, ये क्या कहलाता है? हमारा स्कीमा। क्या है ये? स्कीमा कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं है भाई? ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट मोड में दे दिया है कि लंबी समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। ठीक है, ये आपका रीट में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं है? 2016 में रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम? देखिए तनाव का नियम ये जो है ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सीखने का नियम नहीं है। और तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों ही नियम है। और ये किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। किसने दिए हैं? ऑप्शन नंबर तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 ये नियम है आपके, ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आपकी डेफिनेशन जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन है व्यक्तित्व की। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। समायोजन गलत है, संवेदना गलत है, चरित्र भी गलत है। व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? तो व्यक्तित्व कहलाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, या फिर बच्चों को संवेगात्मक विकास करना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी मेनली गणित शिक्षण का जो उद्देश्य वही तो है कि तार्किक चिंतन का विकास किया जाए और समस्या समाधान की योग्यता का विकास किया जाए, कि किसी भी प्रॉब्लम को फेस कैसे किया जाए, यही तो मेनली क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यानी छोटी सी अगर बात हो जाती है तो वो क्या है? गुस्सा होने लगता है। तो यह इंगित करता है, क्या करता है? वह बच्चे का शुभचिंतक है? बिल्कुल भी नहीं है, वरना छोटी छोटी बात पर क्यों डांटे? उसमें ज्ञान की कमी है? ऐसा भी नहीं कह सकते। वह कुंठित है? ऐसा भी नहीं कह सकते, बल्कि कह सकते हैं कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, यानी वो अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो क्या करता है? हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। ठीक है कि नहीं है? तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी, नाटक, कला, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में 1 बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए, या फिर अतिरिक्त समय में करना चाहिए। तो देखिए अलग से संचालित करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, अतिरिक्त समय में भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। क्यों? आपको पता होगा कि भाई संगीत, नाटक, कहानी, कला, खेल ये बच्चों के लिए क्यों शामिल किया जाता है?
क्योंकि ये उनके लिए मनोरंजन के साथ साथ उनके खेल का एक नियम मतलब कह सकते हैं कि भाई खेल उनके खेल को में उनके सामाजिक स्तर कह सकते हैं, सामाजिक और नैतिक ये सब विकास में क्या करता है, हेल्प करता है उनकी, कह सकते हैं ना, ठीक है कि नहीं है। तो खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं चीज़ों को और मतलब अपने आप को बहुत ही क्या कह सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को, कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो सामाजिक उनमें विकास होता है, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है छद्म परिपक्वता का काल। अब यहाँ पे एक सीधा सीधा पूछा जाता है कि छद्म परिपक्वता का काल यानी कि समझो आप जरा, यानी बच्चे परिपक्व होते नहीं हैं लेकिन अपने आप को समझने लगते हैं कि जैसे हम क्या हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। किसको कहा जाता है, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को या गर्भावस्था को। तो इसका राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर 3 यानी बाल्यावस्था। कई बार आपने देखा बाल्यावस्था की जो एज होती है उसमें क्या है, बच्चा थोड़े अपने आप को मतलब बड़ा समझने लगता है, मतलब उसकी कई बार जो एक्टिविटी रहती है वो ऐसी रहती है जैसे वो बड़ा हो गया है, काफ़ी समझदार है ना। तो वहाँ पर वो अपने आप को समझदार दिखाने की कोशिश करता है, हुआ नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि छद्म परिपक्वता, है ना, झूठी परिपक्वता जैसी बात है। चलिए